लास्ट टाइम जो था आपने पढ़ा था कि रिपोर्ट्स ऑफ इंटरव्यूज़, अगर आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मटेरियल आ जाए जिसमें पार्टिसिपेंट्स के इंटरव्यूज़ हों, तो उसमें पार्टिसिपेंट को मेन एक्सेस पॉइंट देते हैं और जो रिपोर्ट कर रहा होता है इंटरव्यू उसको हम एडिट एंट्री में रखते हैं। और उसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। इससे आगे चलते हैं। इफ़ अ रिपोर्ट इज़ टू अ कंसिडरेबल कंटेंट इन द वर्ड्स ऑफ रिपोर्टर, अगर उस रिपोर्ट के अंदर वो जो इंटरव्यू है उसके अंदर रिपोर्टर के वर्ड्स ज़्यादा हैं और जो इंटरव्यू दे रहा है उसके वर्ड्स कम हैं, यानी उसने सारा एडिट कर दिया है, उसे सारा जो इंटरव्यू है वो अपने अल्फाज में लिख दिया है और जो इंटरव्यू दे रहा था उसके वर्ड्स बहुत कम हैं, तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपने रिवर्स कर देना है, यानी मेन एंट्री आपने रिपोर्टर को दे देनी है और जो एडिट एंट्री है वो आपने जो इंटरव्यू दे रहा है, जो पार्टिसिपेंट है, जो इंटरव्यू है, आपने उसको देनी है। क्योंकि जब उसने सारा एडिट कर दिया रिपोर्टर ने और सारे अपने वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो फिर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टर को चली जाएगी। और इस तरह के केसेस में एक्चुअली में लिखा होगा, जब आपको इस तरह के कार्ड्स बनाने के लिए आएंगे एग्ज़ाम्स में या वैसे भी, तो लिखा होगा इस केस में कि रिपोर्टर्स के वर्ड्स ज़्यादा थे या फिर पार्टिसिपेंट ही के वर्ड्स ज़्यादा थे। तो इस तरह से क्लियर डिस्क्रिमिनेशन की होगी, एक डिफरेंस आपको बताया होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस केस में रिपोर्टर के वर्ड्स ज़्यादा हैं या फिर जो पार्टिसिपेंट है उसके वर्ड्स ज़्यादा हैं। तो उस बात को देखने के बाद आपने इसकी मेन एक्सेस डिसाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉक्स विद रैल्फ वाल्डो एमर्सन, यानी रैल्फ वाल्डो एमर्सन के साथ टॉक की है बाय चार्ल्स वुडबरी। अब चार्ल्स वुडबरी उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में हमने इस किताब में ये लिखा हुआ था कि ज़्यादातर काम जो है चार्ल्स वुडबरी का है, उसने ज़्यादा एडिट किया है, तो चार्ल्स वुडबरी को आप मेन एक्सेस दोगे और रैल्फ वाल्डो एमर्सन को आपने एडिट एंट्री में रखना है। ठीक है, आपने बिल्कुल रिवर्स करना है, जो आपने पिछले वीक में काम पढ़ा था उसे रिवर्स करना है। सिमिलरली लास्ट दूसरी जो एग्जांपल है उसमें देखो, माय वार टाइम एक्सपीरियंसेस इन सिंगापुर, मेमोरो सिनोस्की इंटरव्यूड बाय लिम योन। इंटरव्यू लिया किसने है? लिम योन ने मेमोरो सिनोस्की से इंटरव्यू लिया है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं सिंगापुर में। तो आपने मेमोरो को एडिट एंट्री में लगना है और लिम योन को आपने मेन एक्सेस देनी है, क्योंकि इसमें रिपोर्टर का काम ज़्यादा है या इंटरव्यू लेने वाले का काम ज़्यादा है। ये फिर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आज आपको नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट के तौर पे दूंगी। लीगल पब्लिकेशंस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि लीगल पब्लिकेशंस जो हैं वो कैसे हम उनको मेन एक्सेस देते हैं, यानी जो हमारे रूल्स होते हैं, हमारे लॉज होते हैं, हमारी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उनको हम किस तरह से मेन एक्सेस देते हैं। एंटर लॉज गवर्निंग बाय वन ज्यूरिसडिक्शन अंडर द हेडिंग फॉर द ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन होती है वो जगह जहाँ पे उस लॉ ने इम्प्लीमेंट होना है। तो वो ये कह रहा है इसमें कि जिस जगह का लॉ है आपने उस जगह के नाम को मेन एक्सेस देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैनेडा कॉरपोरेशंस एक्ट चैप्टर 53 RSC 1952 एज अमेंडेड। अब इसमें आप देखो किस जगह का लॉ है? कैनेडा का। तो आपने मेन एक्सेस किसको देनी है? जगह को, यानी कैनेडा को। तो आप मेन एक्सेस में दोगे सिर्फ कैनेडा, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाओगे टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। टाइटल स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लिखोगे इसी तरह कैनेडा कॉरपोरेशंस एक्ट दिस सारा लिखने के बाद फिर अगर कोई उसका दूसरे एरियाज़ हैं तो वो आप लिखोगे। इस केस में भी ऑथर कार्ड बनेगा। नीचे वाली एग्जाम्पल देखो, द स्कूल लॉज ऑफ इलिनॉस prepared by T.A. Reynolds, issued by John A. Wieland. The school laws of Illinois. Illinois जगह है, स्कूल लॉज किसके हैं? इलिनॉस के हैं। तो इलिनॉस यानी जो अमेरिका की एक स्टेट है उसको आपने मेन एक्सेस देना है
और इसमें बाकी स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइटल एरिया में आपने एज इट इज़ लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो आपने एडिट एंट्री बनानी है वो बन जाएगी टी.ए. रेनॉल्ड्स की, और जिसने इशू किया है जॉन ए वीलैंड, इन दोनों की एडिट एंट्री बन जाएगी। एक और एग्जांपल है इसके अंदर, लॉज गवर्निंग मोर देन वन जुरिस्डिक्शन एज अ कलेक्शन, यानी वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा आपके पास लॉ आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा जगह का नाम दिया गया हो या एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया हो, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, मोटर बस लॉज एंड रेगुलेशंस अ कंप्लीट कोड ऑफ ऑल रेगुलेटरी लॉज कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय जॉन मीगन। अब इसमें ना उसने जर्नल से रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए हैं, जगह का नाम नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी जगहों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन इसमें किसी एक जगह का भी नाम मेंशन नहीं किया हुआ। तो जब जगह का नाम मेंशन नहीं किया हुआ तो आपने क्या करना है, इसका टाइटल कार्ड बनाना है। ठीक है, इसका कंपाइलर और जो एडिटर है जॉन मीगन, उसकी एडिट एंट्री बनेगी, और चूँकि जगह मेंशन नहीं है, जुरिस्डिक्शन मेंशन नहीं है, तो आपने इसका टाइटल कार्ड बनाना है। ठीक है, अगर इस तरह के लॉज या एग्रीमेंट्स आ जाएं, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं ये, जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई ना कोई एग्रीमेंट करता है। ठीक है, एग्रीमेंट करता है, कोई मुआहदे करते हैं, कोई ट्रीटीज साइन करते हैं, ट्रीटी भी मुआहदा ही होता है। तो इस तरह के जो लीगल पब्लिकेशंस हैं उसको वो कहता है कि आपने कैसे ट्रीट करना है। एंटर अंडर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, वो कहता है कि जैसे दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा है, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, बहुत सारे हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, बहुत सारी हमने ट्रीटीज़ चाइना के साथ साइन की हुई हैं। अब अगर ऐसी बुक या इंफॉर्मेशन पैकेज आपके पास आ जाए जिसमें हो अ ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपने किसको मेन एक्सेस देना है, चाइना को या पाकिस्तान को। वो कहता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे, यानी जो पहले आ रहा हो उसको आपने मेन एक्सेस देना है, और जो बाद में आ रहा हो उसको आपने एडिट एंट्री में रखना है। एग्जाम्पल देखो, a convention between the government of Netherlands and the governments of Belgium and Luxembourg। दो गवर्नमेंट्स जो हैं, इनफैक्ट तीन ही हैं, उन गवर्नमेंट्स के दरमियान एक कन्वेंशन हुआ है। कन्वेंशन वही जैसे हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुआहदा करते हैं, ट्रीटी करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड, गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड जो है उसको आपने मेन एक्सेस देनी है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग जो है इसको आपने एडिट एंट्री में रखना है। यानी पहले आप एक एडिट एंट्री बनाओगे गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, और फिर आप दूसरी एडिट एंट्री बनाओगे गवर्नमेंट ऑफ लग्जमबर्ग। क्योंकि इसमें अलग अलग से नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो आपने इसको अलग अलग से एडिट एंट्री में रखना है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरियल पब्लिकेशंस, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो सीरीज़ में आते हैं। जैसे आपका न्यूज़पेपर है, जैसे कोई जर्नल है, जैसे कोई मैगज़ीन है, कोई न्यूज़लेटर है, जो कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, जो आते रहते हैं, जो सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, वो स्टॉप नहीं होते। ऐसे पब्लिकेशन सोर्सेज की ज़रा जो कैटलॉगिंग है वो डिफरेंट है, उनको हम डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं अकॉर्डिंग टू AACR2, इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक दो स्लाइड्स देखते हैं, फिर मैं आपको काम देती हूँ, तो फिर आप वो काम करके लाना। पहले वो बता रहा है कि सीरियल में और मल्टी पार्ट जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। कंसिडर द फंक्शन ऑफ द रिसोर्स। देखो मल्टी पार्ट होता है जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ठीक है, और सीरियल होता है जो मंथली आता है, वीकली आता है, एक उसका सेट टाइम है जिस टाइम पे उसने आना ही आना है। जो मल्टी पार्ट होता है ना, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो जो मर्ज़ी आ सकता है,
वो साल बाद भी आ सकता है, वो 2 इयर्स बाद भी आ सकता है, वो 3 इयर्स बाद भी आ सकता है. सो देर इज़ अ नॉट सेट टाइम फॉर द मल्टी पार्ट्स आइटम. और जो मल्टी पार्ट आइटम्स हैं वो वॉल्यूम्स के अंदर आते हैं, और जो सीरियल्स हैं, सीरियल पब्लिकेशंस हैं, उनके सीरियल नंबर होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था ISBN नंबर बुक के लिए होता है, तो ISSN नंबर जो है वो सीरियल पब्लिकेशंस के लिए होता है. तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है. सीरियल को हमने कैसे कैटलॉग करना है, और इसकी कैटलॉगिंग ज़रा आम जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है उससे डिफरेंट होती है. सिर्फ एक एरिया इसमें आपने ऐड करना है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है. वो एरिया है एडिशन एरिया के बाद. जैसे आप एडिशन लिखते हो ना आम इंफॉर्मेशन सोर्सेज में, बुक्स के अंदर भी, जब आप एडिशन एरिया लिखते हो तो यूजुअली आप एडिशन के बाद पब्लिकेशन एरिया पे चले जाते हो आम इंफॉर्मेशन सोर्सेज में. यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना. यहाँ पे आपने उससे पहले एक एरिया ऐड करना है, और उसका नाम है न्यूमेरिक एंड और अल्फ़ाबेटिक क्रोनोलॉजिकल और अदर डेजिग्नेशन एरिया. ये इस एरिया का नाम है, न्यूमेरिक एंड और अल्फ़ाबेटिक क्रोनोलॉजिकल और अदर डेजिग्नेशन एरिया. इस एरिया में आपने बेटे इन्फॉर्मेशन क्या देनी है? आपने इन्फॉर्मेशन देनी है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका नंबर क्या है, वो किन मंथ्स में पब्लिश हो रहा है, और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है. ठीक है. और इसको लिखना कैसे? इसको लिखने का फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है. एंटर एज के बाद आपने वॉल्यूम को लिखना है VOL डॉट, और वॉल्यूम को एब्रीविएट करना है. सो VOL डॉट, फिर आपने वॉल्यूम का नंबर लिखना है, फिर आपने कॉमा लगाना है. नंबर को भी आपने एब्रीविएट करना है NO डॉट से. तो नंबर को एब्रीविएट करने के बाद फिर आप जो भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, वो आप लिखेंगे. फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. ब्रैकेट स्टार्ट करने के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो मंथ्स की देंगे. जैसे ये जो एग्ज़ाम्पल है ये शो कर रही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन सोर्स आया है ये जनवरी और फरवरी का इशू है. तो उसने क्या किया है, मंथ्स को एब्रीविएट कर दिया. जैन, जब आप किसी चीज़ को एब्रीविएट करते हैं तो उसके साथ डॉट डालते हैं. तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जैन के साथ एक डॉट डला हुआ है, जैन डॉट डैश फेब डॉट. ठीक है. और फिर आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन दे देना है, और फिर ब्रैकेट्स को बंद कर देना है. और उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक डैश डला हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन सोर्स कंटिन्यू है. जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स कंटिन्यू होंगे ना, उनके बाद आपने डैश डाल देना है. और जिनके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन दी गई होगी कि वो कंटिन्यूड नहीं है, वो अब बंद हो चुके हैं, तो फिर आपने ये डैश नहीं डालना, आपने सिंपली ब्रैकेट्स को बंद कर देना है. ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं सीरियल पब्लिकेशंस के अंदर जो आ रहे होते हैं, और आते आते फिर काफ़ी अरसे के बाद वो बंद हो जाते हैं, फिर वो फिर नहीं आते. तो ऐसे पब्लिकेशंस सीरियल पब्लिकेशन के अंदर जो कि बंद हो जाएं, उसमें आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद डैश का साइन ऐड नहीं करना. ठीक है. यहाँ तक आपको बात आई होपफुली समझ आ गई होगी. हाँ, ये ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी कि जो ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल है पॉपुलेशन ट्रेंड्स. अच्छा, एक बात और जो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी नहीं की वो ये कि इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज का हमेशा टाइटल कार्ड बनता है. जो सीरियल पब्लिकेशंस हैं इनका आपने हमेशा टाइटल कार्ड बनाना है, चाहे इसका ऑथर दिया हो चाहे इसका ऑथर ना दिया हो, आपने इसका टाइटल कार्ड बनाना है. जैसे कि इसका टाइटल जो है वो जर्नल का वो है पॉपुलेशन ट्रेंड्स. पॉपुलेशन ट्रेंड्स आपने टाइटल लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका जो GMD है अगर तो है तो आप GMD मेंशन कर दोगे. स्लैश के बाद पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी सर्विस, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिसाले को निकालती है, आपने उसका नाम देना है. फिर नेक्स्ट एरिया शुरू करना है, एयर मेल एडिशन है ये. एडिशन के बाद देखो हमने जो नया एरिया ऐड करना है वो आपने एरिया ऐड किया है. यहाँ पे फुल स्टॉप डैश के बाद वॉल्यूम 11 नंबर 3
फेब का ये इशू है, इसमें 2 मंथ्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही मंथ है, तो हमने एक ही मंथ लिखा है, उसको एब्रीवेट कर दिया, उसके बाद डॉट डाल दिया है 1977 और ब्रैकेट क्लोज करके डैश लगा दिया। इसका मतलब ये जो पब्लिकेशन है कंटिन्यू है, ये मज़ीद आएगी। 1977 में आई है, फेब में आई है, तो हो सकता है ये 2 महीने की फ्रीक्वेंसी हो तो अप्रैल में ये फिर आ जाए। ठीक है, इस तरह से। तो जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, यानी वो अब और नेक्स्ट नहीं आएगा, बाज़ औक़ात वो पब्लिकेशंस खुद ही बंद हो जाती हैं, बाज़ औक़ात लाइब्रेरी भी देखती है कि यूज़र्स उसका कितना यूज़ कर रहे हैं, तो अगर तो यूज़र्स उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे तो लाइब्रेरी सोचती है कि अब मैं इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को क्लोज़ कर देता हूँ, मैं कोई और रिसाला परचेज़ करता हूँ जिसकी यूज़र के पास डिमांड हो। यूज़र शायद इस इंफॉर्मेशन सोर्स को ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, तो आप यूज़र की प्रेफरेंस की बेसिस के ऊपर भी अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसको रोक सकते हो। तो ये एग्ज़ाम्पल है कंप्लीट सीरियल की, यानी अब वो नहीं आएगा, या तो वो ख़ुद बंद हो गया है या फिर लाइब्रेरी ने उसे बंद कर दिया है। न्यूज़ मैगज़ीन, अगर कोई GMD है तो वो लिखोगे, रेजिना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको पब्लिश करती है। यूजुअली जो सीरियल पब्लिकेशंस होते हैं ना, उनकी इंस्टीट्यूशनल जो है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल्स नहीं होते उनके। इसमें एडिशन नहीं था तो हमने डायरेक्टली इसका जो एरिया है सीरियल वाला वो ही हमने स्टार्ट कर दिया है। वॉल्यूम 3 नंबर 6 अगस्त सितंबर में ये पहली दफ़ा आया 1970 में, और फिर जो उसका लास्ट इशू है, जब कोई सीरियल कंप्लीट हो जाता है और उसने दोबारा नहीं आना होता, तो आपने उसका सबसे फर्स्ट वाला जो सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी में आया है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपसे सबसे लास्ट में आया है आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। यानी आप देखो कि ये अगस्त सितंबर 1970 में आना शुरू हुआ और 2 साल बाद इसको बंद कर दिया गया, यानी वॉल्यूम 5 नंबर 3 मार्च 1972, मार्च में 2 साल में इसको लास्ट इशू इसका मार्च में आया और उसके बाद इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब इसका मज़ीद कोई सीरियल नहीं आएगा लाइब्रेरी के अंदर। तो आपने कंप्लीट सीरियल की एंट्री ऐसे बनानी है, और जो कंटिन्यू हो उसकी ऊपर वाली एग्जांपल है उसको आपने डैश के साथ कंटिन्यू शो करना है। एक और जो डिफरेंस है इन एरियाज़ में इन सीरियल पब्लिकेशंस के अंदर, वो है इनका ISBN नहीं होता। तो जहाँ पर पहले हम ISBN देते थे, अब हम वहाँ पर ISSN दिया करेंगे। ठीक है, और इनके नोट एरिया में हम हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्योंकि ये वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, बाय मंथली होते हैं, ईयरली होते हैं, और भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो इसलिए इनके नोट एरिया में हमेशा फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन ज़रूर आएगी।